चलिए, जय हिंद। सबका स्वागत है। और हम लोग जो टॉपिक कवर किए थे यूपी स्पेशल में, कल का टॉपिक जो कवर हुआ था वो था रुहेलखंड का मैदान। ठीक है, अब उसी के आगे जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। रुहेलखंड का जो मैदान है ये आपका उत्तर प्रदेश यूपी का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, मतलब उत्तर पश्चिमी जो भाग है, खासकर बिजनौर है ना, अमरोहा है, बरेली है, रामपुर है, ये सब आपका रुहेलखंड में आता है। एक चीज और मैं आपको पढ़ने के लिए बता दूं, आपने रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, क्योंकि पढ़ने का एक होता है ना, थोड़ा सा हमें एक क्लू पॉइंट से अगर पढ़ें तो याद रहता है। रुहेलखंड यूनिवर्सिटी कहां पर है? बरेली में है ना। उसी को तो हम लोग कहते हैं बरेली यूनिवर्सिटी हमारा एग्जाम करवा रही है। अब की बार इनको कोई एंट्रेंस आदि होता है तो अब समझिएगा, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का नाम है रुहेलखंड, और वो यूनिवर्सिटी वो विश्वविद्यालय कहां पर है? बरेली में। तो अब समझ जाइएगा कि रुहेलखंड के मैदान की जब बात होगी, इसका मतलब हम बरेली वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, जिससे आप भूलोगे नहीं कभी। बात समझ रहे हैं? तो अगर हम लोग देखें यहां पर, समझिएगा, अब जो हम लोग पार्ट स्टार्ट करेंगे वो है अवध का मैदान। लिखिएगा, अगला पार्ट जो हम लोग कवर करेंगे वो होगा अवध का मैदान। प्लेन ऑफ अवध। अब इसमें हम आपको ये बता दें कि क्या पढ़ रहे हैं। बेसिकली अगर देखा जाए, अवध का मैदान हम आप पढ़ रहे हैं बेसिकली गंगा का मैदानी क्षेत्र। मेजर टॉपिक वो है गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, उसको बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक आप नाम सुने होंगे, गंगा यमुना का दोआब। दोआब, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहा जाता है। दो नदियों के, जैसे ये है आपकी गंगा नदी और ये है बेसिकली मान लिया यमुना नदी, और ये है आपका प्रयागराज। क्योंकि यमुना नदी अगर है तो ये प्रयागराज में गंगा आकर के, गंगा और यमुना एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो ये जो बीच का रीजन, खासकर आप आ जाइए नीचे, सहारनपुर से आगे बढ़िए, बिजनौर होते हुए, बरेली, रामपुर होते हुए आगे जब बढ़ेंगे तो यहां से ये बीच का जो रीजन आप पूरा देख रहे हैं, इसे ही कहा जाता है गंगा यमुना दोआब। ये रीजन होता है। और जो गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, ये अगर देखा जाए तो ये सहारनपुर से लेकर के अलीगढ़ तक है। अलीगढ़ तक, जिसे कहा जाता है अपर गंगा यमुना दोआब, ऊपरी गंगा यमुना दोआब। ध्यान दीजिएगा, इसे कहा जाता है ऊपरी गंगा यमुना दोआब। अंग्रेजी में लिखिएगा अपर गंगा यमुना दोआब। लोकेशन क्या होगी? तो ये सहारनपुर से लेकर के लगभग अलीगढ़ तक का जो रीजन है वो आपका ये होता है। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे कि सहारनपुर से जब हम लोग आगे, अलीगढ़ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप आ जाएंगे कन्नौज। ठीक, कन्नौज, और कन्नौज से लेकर के कानपुर तक का जो रीजन होगा, कानपुर, ये इसे कहा जाता है मिडिल दोआब। कन्नौज से कानपुर का रीजन जो हो जाएगा, ये आपका मिडिल दोआब हो जाएगा। दोआब समझ गए हैं ना, रीजन बिटवीन टू रिवर्स। ठीक है, उसके बाद आप कानपुर से निकलेंगे और कानपुर से आप प्रयागराज पहुंच जाएंगे। इसे कहा जाता है लोअर दोआब। हिंदी में अगर देखा जाए तो इसे कहा जाता है निम्न दोआब।
तो ये इसका डिवीजन हुआ जो कि दोआब होता है। ये आपका लोअर दोआब है, कानपुर से लेकर के प्रयागराज तक। मतलब प्रयागराज तक जब आप पहुंच जाएंगे तो ये रीजन यहां से, मान लिया ये कानपुर है, ये पूरा रीजन आपका क्या हो जाएगा, लोअर दोआब हो जाएगा। बात समझ पाए? दोआब का नाम हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, है ना, मेडुअल हिस्ट्री में, खासकर तुगलक काल में, एमबीटी वाले में ना, वो टैक्स बढ़ा दिया था 1929 में जो है दोआब में। चूंकि जो दोआब का रीजन है ये बहुत फर्टाइल है, आज से नहीं है, ये पहले से है, जिससे यहां पर कहीं ना कहीं क्रॉप प्रोडक्शन या खेती, एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता है। तो ये तो हो गया दोआब का रीजन। दूसरा पार्ट इसमें हम लोगों ने जो देखा था वो था आपका रुहेलखंड। एक पार्ट अभी हमने आपको बताया भी है, रुहेलखंड का रीजन। तो जो रुहेलखंड का रीजन है वो पड़ता है नॉर्थ वेस्ट यूपी में, उत्तर पश्चिम यूपी का जो क्षेत्र है वो आपका रुहेलखंड का पार्ट होता है। रुहेलखंड का रीजन जो आता है वो है अमरोहा, बरेली, रामपुर, है ना, थोड़ा सा पीलीभीत, ये जो रीजन होता है वही होता है आपका रुहेलखंड। क्योंकि हम आप बात कर रहे हैं गंगा यमुना मैदान की। अब ध्यान दीजिए, हम आप यहां पर जो बात करेंगे वो बात होगी अवध की। अवध के जो है हम लोग बात करेंगे कि अवध का जो मैदान है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हम मान लें ये रीजन है, समझिएगा ये रीजन है। आपको याद है हमने आपको बताया था कि उत्तर की तरफ तराई है, कल तराई पढ़े थे हम लोग कि जो तराई रीजन है वो भाबर के दक्षिण में, भाबर के दक्षिण में उसके पैरेलल, समानांतर लगभग 16 से 30 किलोमीटर का जो रेंज है उसे तराई कहा जाता है। बात समझे? जो तराई का रीजन है वो मॉइस्ट है, मतलब नमी युक्त है। वहां जो है, क्योंकि तराई एक वर्ड है तराई, हम आप लोकल लैंग्वेज में, हम लोग ग्रामीण एरिया से अगर हैं तो आपने शायद सुना हो तराई कर दो। हमारे यहाँ अवध में बोला जाता है, खासकर जब कहीं पानी डालना होता है तो उसे कहते हैं तराई कर दो। मेरे यहाँ बोला जाता है अवध में, ठीक है, तराई कर दो। अब तराई का अर्थ क्या हुआ, पानी दे दो। इसी का संबंध यहाँ के तराई से है। होता क्या है कि जो नदियां कहां पर डूब गई थी, भाबर में, याद है भाबर में जो रिवर्स जो है ओरिएंटेशन हुआ था, सॉरी ओरिजिन हुआ था हिमालय से, वो नदियां आकर के भाबर में खो गई थी ना, मिसिंग हो गई थी। अब वही नदी धीरे धीरे जब तराई क्षेत्र में इंटर करेंगी तो वो सारी धाराएं दिखाई देने लगेंगी। तो ये जो तराई रीजन है ये बहुत मॉइस्ट है, नमी युक्त है, एक बात। दूसरा, आप कभी जब आप जाओगे तराई रीजन में, खासकर वो जो हिमालय वाला रीजन, शिवालिक से रीजन, पीलीभीत और थोड़ा बहराइच और सिद्धार्थनगर वाला रीजन जाओगे तो आपको वहां बड़ा फॉग जैसा दिखेगा, कुहासा। क्योंकि कुहासा या फॉग वहीं बनेगा जहां मॉइस्चर होने की चांस होगा। तो वो रीजन मॉइस्चराइज रहता है। एक तो इन्वायरमेंट मॉइस्चराइज रहता है, जो एटमॉस्फेयर है वो मॉइस्चराइज रहता है, और दूसरा जो मिट्टी होती है वहां पानी रिस रिस आ करके रिस रिस के भरा रहता है, जिससे वहां की मिट्टी मॉइस्ट होती है। दूसरा, अगर कहीं पानी भरा है वो रीजन थोड़ा सा अगर दलदल हो जाए, दलदल जिसे हम आप वेटलैंड कहते हैं, जिसे हम आप मर्सी लैंड कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, दलदली जो क्षेत्र होता है उसे मर्सी लैंड कहते हैं। तो इस रीजन में अगर पानी आकर के रुकेगा, भरेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा तो मिट्टी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, धीरे धीरे मिट्टी के जो स्ट्रक्चर है, मतलब मिट्टी का जो पकड़ है वो कमजोर हो जाएगा और क्षेत्र दलदल बन जाएगा। तो वो रीजन दलदली है जहां की मैं बात कर रहा हूं, तराई की बात। दूसरा, अगर तराई रीजन है तो उस रीजन में अगर पानी बहुत है, मतलब मॉइस्चर है, दलदल है, पानी की उपलब्धता है, एटमॉस्फेयर में भी मॉइस्चर है, तो आप बताइए
अच्छा, दूसरा, चूंकि यूपी का रीजन है, टेम्परेचर भी थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, तो इस स्थिति में उस रीजन में कहीं ना कहीं नेचुरल वेजिटेशन के प्रोड्यूस या डेवलप होने के चांस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियां कहां पर जो है पैदा होती हैं, जहां पर पानी अच्छा हो और मॉइस्चर अच्छा हो, थोड़ा टेम्परेचर इंसुलेशन ज्यादा अच्छा आता हो, वहां फोटोसिंथेसिस होगा, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु भी पैदा होंगे। तो ये रीजन घना जंगल है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए तो हमारे यहाँ का जो एकमात्र नेशनल पार्क है खीरी लखीमपुर में, जिसे हम दुधवा नेशनल पार्क कहते हैं, वो इसी रीजन में तो है, इसी रीजन में ही है, तराई रीजन में ही है। और क्यों तराई रीजन में है? कारण यही है, घना जंगल है, और घना जंगल है तो वाइल्ड लाइफ होगा, विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाएंगे, तो हमने उसको नोटिफाई कर दिया एज अ नेशनल पार्क। वही उत्तर प्रदेश का एक जो है टाइगर रिजर्व भी उसको हमने घोषित कर रखा है। भाई पीलीभीत और खीरी लखीमपुर का जो रीजन है, दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत, ये टाइगर रिजर्व है कि नहीं है ना, अगर देखा जाए। अब एक बात, दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें कि इसका पहले जो रेंज था, चौड़ाई जो थी, वो पहले बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा का मतलब कि अभी मैंने रेंज बताया है 16 से 30 किलोमीटर का आज की डेट में, पहले इसकी चौड़ाई लगभग 80 से 90 किलोमीटर था, मतलब काफी जो है वो रेंज था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वहां पर मनुष्य का बसाव हुआ, लोग रहने भी लगे तराई क्षेत्र में। जब वहां लोग रहने लगे तो खेती करने के लिए लोगों ने उस भूमि को एक दूसरे रूप में बदलना शुरू कर दिया। भाई थोड़ा जंगली एरिया था, उसको काट दिया, उसको थोड़ा साफ कर दिया, और साफ कर दिया तो अब धीरे धीरे उसको क्या बना लिया? खेत बना लिया। और जब खेत बना लिया तो अब बताइए तराई का जो फीचर था वो थोड़ा सा सिंक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसीलिए पहले उसका रेंज बहुत ज्यादा था, उसकी चौड़ाई ज्यादा थी, लेकिन आज की डेट में वो 16 से 30 किलोमीटर रह गया, क्योंकि जो ज्यादा क्षेत्र में फैला था उसकी चौड़ाई कम हो गई ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल वर्क होने से आज की डेट में चौड़ाई क्या हो गई? कम हो गई। दूसरी बात, अब इस क्षेत्र में गन्ने की खेती अच्छी होती है। आपने सुना होगा कि सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत का जो रीजन है इसे गन्ना बेल्ट बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस क्षेत्र में गन्ने की खेती बहुत ज्यादा होती है। अब गन्ने की खेती के लिए क्या चाहिए? शुगर केन की अगर हमें खेती करना है तो उसके लिए जो कंडीशन चाहिए, इसका मतलब वो कंडीशन वहां मिल रहा होगा। भाई एक फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए, एवरेज टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, एवरेज की बात मैं कर रहा हूं। दूसरा मॉइस्चर चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। तीसरा मिट्टी में नमी चाहिए। अब ऐसा भी ना हो जाए कि पानी ही भरा रहा है बहुत दिन तक, क्योंकि शुगर केन के लिए, गन्ने के लिए पानी उनकी जड़ों में, रूट्स में बहुत दिन तक नहीं होना चाहिए, लेकिन नमी होनी चाहिए। तो ये सारी कंडीशन अगर वहां मिल रही है तो गन्ने की खेती होगी कि नहीं होगी। इसीलिए ये रीजन आपका आल्सो नोन एज बेल्ट ऑफ शुगर केन, इसे किस नाम से जाना जाता है? गन्ने के बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। आई बात समझ में? अच्छा, अब क्या होगा, क्योंकि अब एक थोड़ा सा मेरे जो है मतलब व्यक्तिगत से संबंधित है, लेकिन यहां वो चीज हम नहीं बोलेंगे, आपको ऐसे में समझाता हूं। जैसे है क्या कि इस क्षेत्र में आपने देखा होगा, गोरखपुर वाले रीजन में, एक खासकर गोरखपुर का जो बेल्ट है, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, ये जो महाराजगंज वाला जो बेल्ट रहा है, यहां पर आज से अब भी है, ऐसा नहीं कि 100% कंट्रोल हो गया है, आज से 6-7 या 4-5-6 साल पहले इन्फेसिलाइटिस नामक एक बीमारी होती थी, जिसे दिमागी बुखार कहा जाता था। ये जो दिमागी बुखार था, ये खासकर बच्चों पर अटैक करता था। जो नन्हे बच्चे होते थे,
खासकर 10 साल 12 साल से कम की उम्र के, उनके ऊपर ये अटैक करता था, जिससे इस क्षेत्र में इस चीज को लेकर लोगों में बड़ा भय रहता था। जैसे अगस्त और सितंबर के महीने में आप देखोगे डेंगू का बड़ा प्रकोप बढ़ जाता है, देखा होगा। अगस्त, ये बारिश का मौसम, अगस्त और सितंबर का महीना आप देखोगे डेंगू के केस आना शुरू हो जाएंगे। हॉस्पिटल्स में नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ने लगेंगे, मृत्यु भी होने लगेगी। ऐसे ये जो दिमागी बुखार था, इससे भी पहले गोरखपुर वाले क्षेत्र में बहुत लोग मर रहे थे, जिसका सीधा सा संबंध था, एक जो है खराब पानी से उसका संबंध था, क्योंकि ये जो आपका जो वाटर था, खासकर जो खराब पानी होता था, उससे फैलता था। वैसे उसी को मैं लिंक, क्योंकि गोरखपुर वाला बेल्ट, महाराजगंज वाला बेल्ट भी ऐसा तराई होता है। तो यहां पर क्या है, इस रीजन में मच्छर का प्रकोप बहुत रहता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो तराई का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको मच्छर का, मॉस्किटो का वो बहुत ज्यादा प्रभाव दिखेगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर होने से जाहिर सी बात है विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े हमें यहां पर जन्म लेते हुए दिखाई देंगे। यही क्वेश्चन था, क्योंकि अभी मैंने बोला है कि थोड़ा ये मुझसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, लेकिन अब यहां पर उस चीज को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे कि मच्छर और मेरा क्या संबंध रहा, क्योंकि मच्छर और मेरा एक संबंध रहा है कुछ समय के लिए, 2-4 मिनट के लिए संबंध था, लेकिन अब ये संबंध यहां हम नहीं बता सकते। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये था आपका तराई। अगर आ जाएगा तराई बता ले जाएंगे, अब फिर से एक बार बता दिया। हाँ, जो तराई का रीजन है, ये भी आप जान लीजिए, जो तराई का रीजन है ये बेसिकली मडी रीजन हमने बताया है। और किससे बना होगा? सेडिमेंटेशन से बना होगा। भाई अवसाद होंगे, सेडिमेंट्स होगा, उसका डिपोजिशन हुआ होगा, दैट इज सेडिमेंटेशन हुआ होगा, उससे ये रीजन जो है आपका बना हुआ है। एक पॉइंट मैंने आपको बता भी दिया है कि इसी रीजन में जो वाटर करंट है, जब हम वाटर करंट बोलेंगे तो ओशियन की करंट की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है जो नदियां खो गई थी भाबर में, वो नदियां यहां फिर से देखने को मिलने लगती हैं। आई बात समझ में? ये था पूरा तराई की स्टोरी। अब हम लोग जो है बात करने जा रहे हैं किसकी? अवध की अब बात होगी, क्योंकि अवध को समझने से पहले हमें तराई समझना जरूरी था। आ जाइए, ये अवध है। पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि अवध में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। अवध का संबंध आप बताइए इतिहास में भी रहा है। अवध का संबंध इतिहास में, भाई अवध के नवाब हम लोग पढ़ते हैं, है ना? अवध के नवाब बेगम हजरत महल जो है वो अवध की ही नवाब थी, है ना? तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से जिले शामिल किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप बताओ जहां हम आप बैठे हैं ये अवध का क्षेत्र है कि नहीं है? इसका मतलब कि अवध का जो मैदान होगा वो हमें लखनऊ में दिखेगा। आप इसको देखेंगे कहां पर? सीतापुर का जो रीजन है, ध्यान दीजिएगा, सीतापुर जो है ये अवध के क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से समझिएगा, हरदोई का रीजन जो है ये भी आपका किस में आएगा? अवध के जो है क्षेत्र में आएगा, हरदोई का क्षेत्र। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको दिखेगा रायबरेली और सुल्तानपुर का क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करेंगे रायबरेली, क्योंकि आप जानते हैं लखनऊ से ही जुड़ा हुआ है ना? रायबरेली और सुल्तानपुर, ये जो रीजन है ये आपका किस में आता है? तो ये रीजन आपका किस में आएगा? अवध के ये रीजन आपका आ जाएगा किसमें? तो ये है सुल्तानपुर। ठीक, दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें तो इसी अवध के मैदानी क्षेत्र में अयोध्या फैजाबाद आ जाएगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि फैजाबाद के नवाब की भी जब बात होती है तो अवध की ही तो बात होती है।
तो आपका अयोध्या या जो फैजाबाद का रीजन है वो भी आपके अवध के रीजन में आएगा। दूसरा, आप नाम सुने हैं बाराबंकी का, बाराबंकी भी इसी क्षेत्र में आएगा। आप सुने होंगे गोंडा का, है ना, बाराबंकी के जस्ट बाद आपका कौन सा जिला पड़ता है, तो गोंडा पड़ता है, ध्यान दीजिए। दूसरा, कुछ क्षेत्र बस्ती का, कुछ क्षेत्र गोंडा और बस्ती से जो जुड़ा हुआ क्षेत्र है वो भी क्षेत्र आपका, आप ये कह सकते हैं गोंडा का पश्चिमी क्षेत्र, सॉरी बस्ती का पश्चिमी क्षेत्र, बस्ती का जो पश्चिमी क्षेत्र है जो थोड़ा गोंडा से जुड़ा हुआ है, अयोध्या और गोंडा के बीच का जो ये रीजन होता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर ये जो पूरा रीजन है ये किसके मैदान में आता है, अवध के मैदान में आता है। इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जब अवध की बात होगी तो ये इतने जिले हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, हम आप ये बात करेंगे कि इसका लोकेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा, इनका हम लोग बात करेंगे लोकेशन की। अब लोकेशन में क्या देखेंगे, ये अभी हमने बताया कि ये हो गया आपका अवध। अब अवध में आप ये समझेंगे कि जो आपका इधर का रीजन है, इधर का रीजन, इसके उत्तर में जो आपको देखने को मिलेगा वो है तराई। अवध के उत्तर में जो रीजन, अब बाउंड्री हमें देखना है कि इसका बाउंड्री क्या है, तो ये है आपका तराई का रीजन। ध्यान दीजिएगा, इसके उत्तर दिशा में, अवध के उत्तर दिशा में आपको क्या दिखेगा, तराई। ये बाउंड्री में बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा भाई। अवध, अब आप सीतापुर से आप आगे बढ़ जाओगे तो सीतापुर से आगे बढ़ोगे तो फिर कहां पहुंच जाओगे, वही बहराइच, वही श्रावस्ती, वही लखीमपुर, वही पीलीभीत चले जाओगे। और जैसे पीलीभीत और लखीमपुर में एंट्री करोगे तुरंत आप तराई में एंट्री कर गए कि नहीं कर गए। तो बाउंड्री उत्तर की तरफ से कौन बनाएगा, तराई बनाएगी। उसके बाद आप इधर से, खासकर ध्यान दीजिएगा, ये आपका नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, ध्यान दीजिएगा, उत्तर पश्चिम मतलब ये डायरेक्शन, ये उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की तरफ ही आपको ये रीजन दिखेगा जिसे रुहेलखंड कहेंगे। अभी मैंने बताया था, ध्यान दीजिए, ये डायरेक्शन हो गया तराई का और ये डायरेक्शन हो गया रुहेलखंड का, ये डायरेक्शन रुहेलखंड का हो जाएगा। तो बाउंड्री नॉर्थ वेस्ट की तरफ से किसने बनाया, रुहेलखंड का रीजन, और रुहेलखंड अभी हमने एक्सप्लेन किया है। दूसरा, जब आप इधर आएंगे दक्षिण पश्चिम, ऐसे ऐसे दक्षिण पश्चिम, ये जो रीजन होगा यही गंगा यमुना का दोआब होगा, गंगा यमुना का दोआब। तो इधर से ये आप क्या कहेंगे, तो ये आप कहेंगे साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम से जो बाउंड्री बना रहा है, अवध के साथ जो बाउंड्री बना रहा है वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, तो अभी हमने आपसे कहा है गंगा यमुना दोआब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गंगा यमुना दोआब। आई बात समझ में? और जब इधर आओगे एकदम पूरब, भाई ज्योग्राफी में हम आप पढ़ते हैं ना, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो ये डायरेक्शन पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन आपका पूरब हो जाएगा। और जब पूरब आप आएंगे तो पूरब की दिशा में ये ईस्ट वाला जो बाउंड्री फॉर्म होगा ये हो जाएगा पूर्वांचल का मैदान। आप चले जाओ गाजीपुर, बस्ती से आप आगे बढ़ो, गाजीपुर, बलिया, देवरिया से थोड़ा सा आप दक्षिण की तरफ बढ़ो तो गाजीपुर, आपका आजमगढ़ का रीजन, आपका बलिया का रीजन, है ना, थोड़ा सा आप जो है सोनभद्र से ऊपर आप चले जाइए तो ये रीजन आपका क्या होता है, इसे पूर्वांचल का मैदान कहते हैं। अरे मऊ का नाम सुने हो ना, हम लोग सुनते नहीं है, पूर्वांचल, पूर्वांचल, तो वही तो पूर्वांचल है आपका, आजमगढ़ का रीजन, है ना, गोरखपुर का रीजन, देवरिया का थोड़ा रीजन, मऊ का रीजन, गाजीपुर, बलिया, यही सब क्या होता है, पूर्वांचल। तो इधर पूरब के साथ जो बाउंड्री बनेगा वो बाउंड्री कौन बनाएगा, पूर्वांचल बनाएगा। अब आप बताइए, अगर आपको इसको दायरे में बांधना हो कि अवध का मैदान की बाउंड्री क्या होगी, तो सारी बाउंड्री आपको दिखी कि नहीं दिखी, क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट, हमने जिलों का नाम बताया हुआ है, ये आपके जिले हैं, इन जिलों के क्षेत्रों को मिला करके आज की डेट में हम आप क्या कहते हैं, अवध का मैदान कहते हैं। आई बात समझ में कि नहीं है, क्लियर हुआ।
अब जरा ध्यान दो, इस क्षेत्र का अगर हम लोग बात करें तो नो डाउट इस क्षेत्र से होकर गंगा नदी बहती है, इस क्षेत्र से होकर के गंगा नदी। अब चूंकि अवध की बात हम लोग कर रहे हैं, तो जब हम गंगा की बात करेंगे तो किसी भी गंगा की किसी भी रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, मतलब कोई भी नदी और उसकी सहायक नदी का जो पूरा ड्रेनेज एरिया होता है उसे उस रिवर सिस्टम कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट इस टॉपिक के बाद हम आप वही डिटेल में पढ़ेंगे। हमने आपसे क्या कहा कि एक मेजर रिवर हो, एक बड़ी नदी हो, लाइक जैसे गंगा। अब गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, रामगंगा, घाघरा, कोसी, गंडक, सोन, यमुना, है ना। उसके बाद यमुना की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, चंबल, बेतवा, केन, सोन, हिंडन, है ना। अब ये सारी नदियां जितनी हैं सबको मिला करके, क्योंकि इन सबका पानी फाइनली किस में जाता है, गंगा में। सारी जितनी छोटी नदियां हैं लाइक यमुना से लेकर के और इन यमुना की भी सहायक नदी, सबका पानी फाइनली किस में कलेक्ट होता है, गंगा में। और गंगा फाइनली ओरिएंटेशन हो जाता है कहां पर, बे ऑफ बंगाल में। अब आप बताइए इन सभी नदियों को कहीं ना कहीं ड्राइविंग सीट के रूप में मैनेज कौन कर रहा है, गंगा। इसीलिए पूरे इस सिस्टम को बोला जाएगा गंगा रिवर सिस्टम। बात समझ पाए। तो ये जो अवध का क्षेत्र है ये गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट होगा कि नहीं होगा, होगा। और गंगा रिवर सिस्टम का जब पार्ट होगा तो डायरेक्ट अगर गंगा का प्रभाव हमें ना दिखे, मान लिया ठीक, सुल्तानपुर से होते तो गंगा बहती है, लेकिन इस क्षेत्र में आप देखेंगे बेसिकली आपको दो नदियां दिखेंगी इस क्षेत्र में, इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है गोमती, हम लोग देख रहे हैं गोमती और सरयू, जिसका पुराना नाम घाघरा हुआ करता था। वैसे लोकल नाम पहले भी अयोध्या में सरयू बोला जाता था, लेकिन अब उसका नाम ऑफिशियल कर दिया गया सरयू। तो अवध के मैदान में बहने वाली प्रमुख नदी गोमती और घाघरा या सरयू है। ध्यान रखिएगा, जो पहले जो घाघरा है उसी का नाम गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने बदल के क्या कर दिया, सरयू कर दिया है। तो इस क्षेत्र में आपको कौन कौन सी नदी बहती हुई दिखेंगी, एक तो हमने आपसे क्या कहा है घाघरा नदी बहेगी, और एक नदी आपकी कौन सी बहेगी, तो वो नदी होगी गोमती। घाघरा को ही हम लोग क्या कहते हैं, सरयू नदी कहते हैं। घाघरा और सरयू एक ही है। आई बात समझ में। अब जरा ध्यान दीजिए, ये क्षेत्र जो बना होगा, आज भी आप देखो, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊं, जिसका घर या जिसका कोई सगा संबंधी सीतापुर जैसे रीजन में होगा, खासकर वो रीजन, या बाराबंकी का ही रीजन आप ले लीजिए, बाराबंकी में घाघरा जहां से होकर बहती है, चौका घाट आप क्रॉस करते हैं, उसके बाद आपके बाराबंकी का जो है वो मेन रीजन आपको देखने को मिलता है, जो कि घाघरा से होकर के घाघरा नदी बहती है, सरयू। अब ये सरयू जहां से बहती है घाघरा, आप देखोगे इस रीजन में बहुत ज्यादा कटान करती है। ये क्षेत्र ऐसा है, बाराबंकी का रीजन ले लीजिए, बाराबंकी और फैजाबाद अयोध्या का बॉर्डर ले लीजिए, इधर आप सीतापुर का थोड़ा रीजन ले लीजिए। ये रीजन बहुत ज्यादा जो है वो इरोजन का शिकार होता है। गांव के गांव बरसात में बह जाते हैं, हर गांव एक नई तरीके से हर साल बसाया जाता है, क्योंकि उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें बह जाता है। तो अब एक बात, अगर बाढ़ आने से ये क्षेत्र, अगर यहां हर साल बाढ़ आता है, तो नो डाउट आपको याद है हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई नई मिट्टी होती है तो उसे हम लोग कहते थे बांगर। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पे सेडिमेंट आया, जमा हो गया सेडिमेंट, उससे सॉइल बनेगी, मिट्टी बनेगी, उसे एलाइबल सॉइल कहेंगे, जलोढ़ मिट्टी उसे कहते हैं ना। मतलब नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से, सेडिमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट, ठीक है, बाय रिवर, उसे हम आप क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। भारत में सर्वाधिक इसी मिट्टी का विस्तार है।
लगभग 43% एरिया पर भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी भारत में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। एक बात। दूसरा, अगर ये मिट्टी बनी हो, आके जमा हुआ, उससे एलॉयबल सॉइल बन गई। अब ये बताइए, अगर कहीं पर हर साल बाढ़ आता हो, हर साल, तो हर साल वो नदी नए नए अवसाद या सेडिमेंट्स लाएगी कि नहीं लाएगी? लाएगी ना, हर साल लाएगी। इसका मतलब वहां हर साल नई मिट्टी बनने के चांस होंगे। नई मिट्टी हर साल बनेगी, और जब नई मिट्टी हर साल बनेगी तो ऐसे क्षेत्र को ही कहा जाता है खादर। क्या कहा जाता है? खादर। खादर वह क्षेत्र होता है जहां पर प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाया गया सेडिमेंट्स डिपॉजिट होता है, और रिजल्ट क्या होता है? नई जलोढ़, न्यू एलॉयबल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। आई बात समझ में? इसको क्या कहते हैं? उसे हम आप कहते हैं खादर। अरे खादर किससे बना है? खादर बना है हिंदी भाषा में खाद से। देखिए, हर चीज को, ये जो हम लोगों की परीक्षा है, ये परीक्षा नहीं है, ये एक षड्यंत्र करने का चांस है, मौका है। इसमें जो षड्यंत्र कर ले गया वही सफल हो गया। और षड्यंत्र मतलब ये नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाना है ना। षड्यंत्र मतलब ये हुआ कि साम दाम दंड भेद, विदाउट किंतु परंतु नान बट लेकिन काम करना। षड्यंत्र मतलब ये, मतलब हर इस तीर को, हर उस ब्रह्मास्त्र को हमें तैयार करके रखना है जो हमारे आने वाले लक्ष्य को भेद सके। तो ये षड्यंत्र है। अब षड्यंत्र में वही कि अगर कंफ्यूजन पैदा होता है तो मैं कंफ्यूज होऊंगा नहीं, मैं कोई ना कोई जुगाड़, कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढूंगा। तो अभी मैंने क्या बोला है? खादर। और हमें नहीं लगता कि आप लोग जो है झिझियांग से आए हुए हैं, सब हैं यहीं के। भाई झिझियांग के होते, अगर हम लोग जो है कहां के होते, चिंगचुआंग चांग वालों के यहाँ के होते, तब तो ना समझ पाते। हम आप यहीं के हैं। तो खादर, खादर मीन्स क्या होता है? खाद। और खाद मतलब होता है फर्टाइल। और कोई जगह फर्टाइल कब होगी? जब उसमें नए नए तत्व आके मिल रहे हो, एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हो, खाद तो तभी बनेगी ना। तो खादर कब बनेगा? जब खाद होगी। और आपने देखा होगा, मैं एग्जांपल दूं, आपका अगर हम लोग किसी ग्रामीण एरिया में रहते हैं, घर के बगल में एक गड्ढा था, बरसात हो गई थी, बारिश में पानी भर गया था, अब पानी धीरे धीरे वो सूख गया क्योंकि बरसात बंद हो गई, खत्म हो गई। आप देखोगे वहां विभिन्न प्रकार के खर और जो है खरपतवार उग जाएंगे। और अगर पहली बार बारिश बंद होने के बाद जब वो सूख जाए, उसको आप एक खेत के रूप में कन्वर्ट कर लें, और पहली बार जब वहां पे आप कुछ बोएंगे, कुछ आप वहां लगाएंगे, आप इतना मानिए कि वो सबसे ज्यादा ग्रोथ करेगा। क्यों? क्योंकि जो बारिश हुई थी, बारिश से वहां बहुत सारे बाहर के कितने कूड़ा करकट आके इकट्ठा होंगे, और वही कूड़े करकट में ही तो हीरा है, और वही हीरा पौधे को मिलेगा और फिर ग्रोथ होगी। तो खादर कब बनेगा? खादर तब बनेगा जब हर साल नदियां ला करके सेडिमेंट्स का डिपोजिशन करते हैं। इतनी बात समझ गए? एक टर्म है बांगर, अंग्रेजी में लिखते हैं भांगर। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज ना होइए। हिंदी में कहते तो हैं बांगर, और ऐसे लिखिएगा भांगर कहते हैं। अब थोड़ी भांगर जो है ये उतना सही हमें एक्सप्लेन नहीं करता, ये ज्यादा सही एक्सप्लेन करता है। अरे कहते नहीं हम लोगों के यहाँ जो है एक ऐसे जल्दबाजी में ऐसे ही लोकल स्थानीय रूप में, अरे ऊसर बांगर हो गया, सुनते होंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि खुश होकर बोलते हैं ऊसर बांगर हो गया, वो सकारात्मक दृष्टि तो उस पर नहीं होती ना ऊसर बांगर पे। यहां तक कि हम आप व्यक्ति को भी बोल जाते हैं कि ये तो ऊसर बांगर हो गए, इन पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। यहां अर्थ ये हुआ जिसमें कोई बदलाव ही नहीं दिख रहा है, मतलब उर्वरा शक्ति ही नहीं है, फर्टाइल का कोई भी चांस नहीं है। तो बांगर, बांगर मतलब ये हुआ जिस मिट्टी में आपके पौधे के लिए जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी डिफिशियंसी हो, कमी हो, ऐसी मिट्टी को क्या कहेंगे? बांगर। अब समझिएगा,
बांगर में क्या है, जैसे आप पढ़ते हैं, अगर आप पुरानी चीज ही पढ़ते रहे, 2-4 से 6 साल पहले की चीज पढ़ते रहे, तो हम आप ऊसर बांगर हो जाएंगे, क्योंकि फर्टाइल पना नहीं रह जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में जो हमें न्यूट्रिएंट्स देना है वो तो मेरे पास है ही नहीं भाई। अगर हमने पढ़ रखा है कि 2018 में भारत में बाघों की संख्या 2967 थी, 2967, अब वो 2018 की बात हो रही है, 6-7 साल पहले की बात हो रही, अब भी हम वही रट रहे हैं, जबकि अब जो है एवरेज हो गए 3600 प्लस, 3600 प्लस हो गए, और अगर हाईएस्ट पीक पूछें देखें तो लगभग 3900 हो चुके हैं। तो यहां पर क्या है, यहां पर सीधा वही है कि जो बांगर की बात हुई, जहां पर नई मिट्टी, जो चीज आप बार बार यूज कर जाएंगे और उसमें कुछ नया नहीं करने की कोशिश करेंगे, वो चीज कहीं ना कहीं जो है खराब हो जाएगी। तो बांगर वह क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा, बांगर वह क्षेत्र, देखो बांगर भी है एलाइबल। बांगर बोलने के लिए हमें बुंदेलखंड नहीं जाना पड़ता, बांगर बोलने के लिए यही हम लोग वो शब्द यूज करते हैं, अवध में बैठ के यही यूज करते हो ना, तो इसका मतलब वो भी एलाइबल है, एलाइबल। लेकिन एक बार तो नदी का पानी पहुंच गया, ढेर सारा सेडिमेंट्स आके जमा हो गया, मिट्टी बन गई, और ऐसा कुछ हुआ कि वो हाईलैंड बन गया या अपलैंड बन गया, ऊंचा हो गया, ऊंचा हो गया। अब इतना ऊंचा हो गया, इतनी उसका एल्टीट्यूड या हाइट हो गया कि अब बार बार बाढ़ का पानी पहुंच ही नहीं पाता। आप बताओ, जब बाढ़ का पानी उस क्षेत्र में नहीं पहुंचेगा तो बताइए नया सेडिमेंट पहुंच पाएगा? और जब नया न्यू सेडिमेंट्स का वहां पर जब अराइवल नहीं होगा तो आप बताइए मिट्टी नहीं बनेगी, और जब मिट्टी नहीं बनेगी तो मिट्टी कैसी होगी? पुरानी। इसी पुरानी मिट्टी के क्षेत्र को कहेंगे बांगर। अब बात समझे, इतना इंपॉर्टेंट है बांगर, खादर और भाबर। पेपर उठाकर आप देखेंगे प्रीलिम्स में, मेंस में तो एक पूरा क्वेश्चन का आंसर लिखना ही है आपको, जो है 200 वर्ड वाले, है ना। क्वेश्चन सीधा पूछा है, एक तरफ आपको स्ट्रक्चर दिया है, स्ट्रक्चर नाम भाबर, खादर, बांगर, एक तरफ उसका फीचर दिया है। पेपर उठाकर देखिएगा, आप खुद ही कहेंगे लग रहा है जो है तो सर जो है पहले देख के आए थे, है ना। उसको मैच करने वाला जो क्वेश्चन भर भर के आता है, वहां आप क्वेश्चन पाओगे, ठीक है। तो पहले दिन से ही नजर रखिए कि क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। तो ये क्षेत्र जो है, अगर आप देखिए तो इस क्षेत्र में हम लोग बात कर रहे हैं अवध की, अवध के क्षेत्र में घाघरा और गोमती जैसी नदी अगर बह रही है, ठीक, तो इस क्षेत्र में आपको नई एलाइबल सॉइल देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो इस क्षेत्र का फीचर है, क्या फीचर है? इस क्षेत्र में, इस रीजन में नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और उसी नई जलोढ़ मिट्टी को एक शब्द में क्या कहते थे? खादर। उसी को कहा था ना खादर। तो ये पॉइंट आई बात समझ में? इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट, अब अगर खादर होगा तो नो डाउट क्रॉस प्रोडक्शन भी होगा। अब क्रॉस प्रोडक्शन किसका किसका होगा, ध्यान से समझिएगा। इस क्षेत्र में अगर हम लोग क्रॉप्स की बात करें, क्रॉप्स का प्रोडक्शन जिन जिन का होता है, तो इस क्षेत्र में आपको क्रॉप्स प्रोडक्शन दिखेगा। जैसे आपके क्षेत्र में कौन से जो है पौधे का जो है वो होता है, प्रोडक्शन होता है? हाँ, चावल, हाँ ठीक है, यही सब होता है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि जो है कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे लीची का प्रोडक्शन तो उस तरीके से नहीं होता है, जूट का भी कोई उस तरीके का नहीं होता, जूट का प्रोडक्शन तो अपने यहाँ बेसिकली वैसा नहीं होता। हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है और जो सॉइल का जो पैटर्न है, प्रोफाइल है, मिट्टी की जो प्रोफाइल है, मिट्टी का जो बनावट है, वो ये कहता है कि आप यहां प्रोड्यूस करेंगे क्या? राइस। चावल का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, धान की खेती होती है ना अपने यहां, चावल दैट पैडी। आप देखोगे वीट की जो है प्रोडक्शन अपने यहां होता है ना, गेहूं का उत्पादन होता है, गेहूं का,
और बताइए, सुगर केन, हाँ ध्यान दीजिएगा, हमारे यहां जो है सुगर केन का भी होता है। चलिए मक्का का भी होता है, मक्का को मैं मक्का लिखूंगा, मक्का का भी होता है। बात समझ रहे हैं? अब ध्यान दो, आप देखिए यहां पे ये रीजन जो है सुगर केन के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये सारी हाँ, आप देखोगे कुछ क्षेत्रों में, पूरे क्षेत्र में तो नहीं, कहीं कहीं आप देखोगे तो दाल की भी खेती होती है, पल्स, है ना, कहीं कहीं हमें जो है इस क्षेत्र में दालों का भी उत्पादन होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं, ये सारे के सारे जो है इस क्षेत्र में हमें जो है प्रोडक्शन होता हुआ देखने को मिलता है। हाँ बोले, एक पॉइंट ध्यान दीजिए, सुगर केन यूपी का, चूंकि स्पेशल में अगर देखें यूपी का मेजर कॉमर्शियल जो क्रॉप्स है वो सुगर केन है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश की जो वाणिज्यिक फसल है, वाणिज्यिक फसल जिसे कॉमर्शियल क्रॉप्स कहा जाता है, इसे ही हम लोग कैश क्रॉप्स भी कहते हैं। पॉइंट बी नोटेड, ध्यान दीजिएगा, दो नाम से आपसे सवाल पूछा जाएगा। कैश क्रॉप्स भी उत्तर प्रदेश की प्रमुख रूप से यही है, और अभी हमने कहा कॉमर्शियल। आप बताइए, हमारे आपके यहां गन्ने की बुआई होती है, सुगर केन का जो प्रोडक्शन होता है, इसलिए तो नहीं होता है कि ऐसा करिए इतना सब जो है लगा लेना है जिससे साल भर पूरे घर को गन्ना खाना है, ऐसा तो नहीं होता है। गन्ना स्पेसिफिकली किसके लिए बोया जाता है? बेचने के लिए। शुगर मिल को जाएगा, उसका हमें कुछ क्या मिलेगा? रेवेन्यू मिलेगा, कैश। तो इसलिए ये कैसी फसल है? इसलिए ये आपकी जो है एक वाणिज्यिक फसल है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। ध्यान देना है, पेपर में क्वेश्चन बार बार ये पूछा भी गया है, प्रमुख वाणिज्यिक फसल उत्तर प्रदेश की सुगर केन है, गन्ना है। बात आई समझ? इसे ही नकदी फसल बोलते हैं, कैश क्रॉप्स को ही हिंदी में नकदी, और नकदी मतलब समझे रहे ना, नगद, कैश, है ना। तो ये क्षेत्र आपका इन सब के लिए जो है वो क्या है? फेमस होता है। तो आपको अगर लिखने को हो कि अवध के मैदान का संक्षिप्त मतलब आपको कुछ पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना हो, देखिए एक बात बताऊं, प्रीलिम्स जो होता है वो सीधा सीधा आपको छोटी चीजों पर निगाह रखने का एग्जाम होता है, और मेंस जो होता है वो आपके विचार का एग्जाम होता है। बात समझिएगा। तो इसमें अगर हमें लिखने, एक दूसरा पॉइंट ये होता है कि हमारे पास की पॉइंट्स जरूर होने चाहिए, और इसमें अगर देखें तो की पॉइंट्स क्या है? की पॉइंट्स ये है, लोकेशन क्या है, डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, यहाँ पे पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी होती है, अगर मिट्टी ये है तो यहाँ पर एक पॉइंट और बता दें, ध्यान दीजिएगा, ये क्षेत्र अगर हम लोग देखें तो इस क्षेत्र में आप देखोगे पॉपुलेशन डेंसिटी आपको ठीक ठाक दिखेगी, जनसंख्या घनत्व, चूंकि यूपी का जनसंख्या घनत्व पर किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले इंडिविजुअल की संख्या को ही हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहने वाले मनुष्य की संख्या या रहने वाली जनसंख्या, पॉपुलेशन को ही क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। अब यूपी की डेंसिटी कितनी है? यूपी की डेंसिटी कितनी है? हमारे यूपी की सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां की है? तो सबसे ज्यादा डेंसिटी अगर भारत की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा डेंसिटी हमारे बिहार की है। सेंसस 2011, क्योंकि उसके बाद तो अभी तक हुआ ही नहीं है, बिहार की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, 1106 लोग वहां पर 1 किलोमीटर स्क्वायर एवरेज में मिलेंगे। समझिएगा, हमारे यूपी की है 829, कितनी है? 829 है। मतलब उत्तर प्रदेश में औसत रूप से 1 किलोमीटर स्क्वायर में 829 लोग मिलेंगे। मतलब एक डेंस पैटर्न माना जाएगा, ये डेंस पैटर्न है भाई, 1 किलोमीटर स्क्वायर में ये एवरेज 829 है। ध्यान दीजिएगा, सबसे कम डेंसिटी अगर भारत की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश की है। अरुणाचल प्रदेश की जो डेंसिटी है वो केवल
17 है। हमारे यहां तो एक परिवार में 17 मिलेंगे, किलोमीटर तो दूर की बात है। अरुणाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 वो ओनली 17 इंडिविजुअल पर किलोमीटर स्क्वायर है। 17 लोग ही वहां मिलेंगे 1 किलोमीटर स्क्वायर में। अभी मैंने बोला कि हमारे यहाँ हायर डेंसिटी, हम आप हाई डेंसिटी के जोन में आते हैं। तो ये जो अवध का रीजन है, अगर मिट्टी फर्टाइल है, अगर यहां पर देखा जाए मिट्टी जो है वो रीजन प्लेनिक है, मैदान है, इंफ्रास्ट्रक्चर आसानी से डेवलप हो सकता है, आखिर बताओ रहने वाले भी ज्यादा यहीं तो आएंगे। बुंदेलखंड से उठने वाला व्यक्ति, झांसी, बांदा, जालौन से निकलने वाला व्यक्ति कहां आता है? लखनऊ पहुंचता है। समझिएगा। अब क्या है, यहां क्यों आता है? इंफ्रा आसानी से मिलेगा, ठीक, जो हमें लाइफ के लिए, इजी लाइफ के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो मिलेगा, मार्केट आसानी से मिलेगा। हम कोई भी अगर जो है उद्यम करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप अगर स्टार्ट करते हैं तो आसानी से कर ले जाएंगे। तो जहां ये सब हमें मिलेगा हम तो वहीं आकर रहेंगे ना, तो डेंसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो ये रीजन अवध का क्षेत्र उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र है जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो हाई देखने को मिलती है। इतनी बात समझ पाए। अब देखिए, जब लिखना होगा तो लिखने के लिए यही सारे पॉइंट्स आप वहां पर मेंशन कर दे। आप बताइए सारे डायमेंशंस इसमें शामिल हुए कि नहीं शामिल हुए? नंबर 1 लोकेशन शामिल हुआ, दैट इज आपने ज्योग्राफी को टच कर लिया, ज्योग्राफी को टच कर लिया। दूसरा हमने कहा यहां कहां कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, आपने इकोनॉमी को टच कर लिया, एग्रीकल्चर को जो है टच कर लिया। बात समझिएगा। तीसरा अभी हमने आपसे कहा कि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ज्यादा है, तो आपने जो है डेमोग्राफी को भी टच कर लिया, जो जनसांख्यिकी वाला पार्ट है, लोगों के रहने का पैटर्न है, वो भी टच कर लिया। और इस तरीके से सारे डायमेंशंस आपके अवध से रिलेटेड जो है वो पूरे हो जाएंगे। इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? नेक्स्ट पार्ट है वो है पूर्वांचल का मैदान। अभी मैंने यहाँ बाउंड्री जो है वो बताया है, फटाक से जल्दी से लिखिएगा, जिसे हम लोग कहते हैं पूर्वांचल का मैदान। और फटाफट आप देखिएगा पूर्वांचल का मैदान। पूर्वांचल के मैदान में क्या है? पूर्वांचल का मैदान सीधा सीधा आप उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में चले जाओ, पूर्वी क्षेत्र में यहां पर आप आइए, ये रीजन आप ले लीजिए, थोड़ा सा कुशीनगर का रीजन, ये आप ले लीजिए बलिया का रीजन, ध्यान दीजिएगा, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, आप यहां से आ जाइए, सुने होंगे आजमगढ़ का नाम, आजमगढ़, गोरखपुर का रीजन, गोरखपुर, मऊ का रीजन, मऊ, ये सारे रीजन जो है आपके किस में आते हैं? तो ये सारे रीजन आते हैं पूर्वांचल के मैदान में। लोकेशन फटाफट, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़, जौनपुर बढ़ाइए, जौनपुर और मऊ, गोरखपुर, ठीक। ये पूरा जो पूर्वांचल, इसे ही तो हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? पूर्वांचल। तो पूर्वांचल का मैदान वो आपका यही है। हाँ, बस्ती का कुछ रीजन जो है इसमें शामिल होता है, खासकर पूर्वी बस्ती, जो गोरखपुर और बस्ती से जुड़ा हुआ रीजन है। अभी हमने कहा था कि कुछ बस्ती का रीजन अवध में आता है, बताया था ना, जो गोंडा से टच है और फैजाबाद से टच है, मतलब अयोध्या से। कुछ रीजन अवध में आता है, और जो पूरब का रीजन है, आप चले जाइए, जो है बस्ती से आप आगे बढ़ जाइए, खलीलाबाद होते हुए आप गोरखपुर वाले बॉर्डर पे जब पहुंचेंगे तो वो थोड़ा सा जो है पूर्वांचल का रीजन आ जाता है। तो पूर्वी बस्ती पूर्वांचल में आती है और पश्चिमी बस्ती अवध में आती है। बात समझ पाए? इसलिए सेक्टर में डिवाइड, थोड़ा जोन वाइज कर देते हैं, मतलब रीजन डिवाइड कर देते हैं। पूर्वी वाला आपका पूर्वांचल में और पश्चिमी पार्ट जो है वो आपका अवध के रीजन में आता है, ठीक। तो ये रीजन आपका क्या होता है? पूर्वांचल। दूसरा, इस रीजन में जो नदी बहती हैं, वही नदियां कौन कौन सी? एक तो आपको यहां पर याद रखिए, आगे मैं पढ़ाऊंगा,
गोमती नदी यहीं से होकर बहती है, गाजीपुर के पास जाकर के गोमती नदी गंगा में मिलती है। तो जब गाजीपुर तक जा रही है तो इस रीजन में गोमती बह रही है कि नहीं बह रही है? बह रही है। एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा, आपको पता है गोरखपुर शहर गोमती नदी राप्ती नदी के कोस्ट पर लोकेटेड है। तो इस क्षेत्र की प्रमुख दो नदियां हैं। अगर देखें वैसे तो एक आपकी क्या हो जाएंगी, एक गोमती हो जाएगी और एक आपकी राप्ती हो जाएगी। गंगा तो होगी ही होगी, वो उसको नहीं जो है, यहां दो बेसिक जो है मेन रिवर्स होंगी, वो आपकी हो जाएगी गोमती और वो हो जाएगी राप्ती। आई बात समझ में? ये रीजन पूर्वी क्षेत्र है। आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट है, लिखिएगा ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, या उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र। तो चलिए, ये आपका हो गया पूर्वांचल का रीजन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करेंगे वो आपका बेसिकली स्टार्ट ही हो जाएगा, वो हम लोग कवर करेंगे ड्रेनेज एरिया या ड्रेनेज सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियां, जो कि हम लोग कल जो है वही टॉपिक जो है कवर करेंगे। थोड़ा सा हम लोग बुंदेलखंड देखेंगे, उसके बाद फिर वही नदियों का चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। चलिए ठीक है, सबको धन्यवाद, जय हिंद। हम लोग मिलते हैं अब ब्रेक के बाद।